छोटे शहर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिले हुए हैं। बीएलएस इंटरनेशनल, इस पर रोज़ सवाल आ जाता है। काफ़ी मुझे लग रहा है कि लोग फंसे हुए हैं। 338 का लिया हुआ है अंशु तोमर साहब ने। होल्ड करें या एग्जिट? प्रशांत सर, क्या करें इसमें? आई थिंक थोड़ा सा होल्ड ही करना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम प्राइस में भी आ रहा है। बट मुझे लगता है कि वैल्यूएशन में भी मुझे कंफर्ट लेवल यहाँ पे आना चालू हो चुका है 330 के आसपास। और क्यू टू का भी नंबर्स मुझे अच्छे ही लगे हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहा हुआ है एफिशिएंसी में। और सेकंड, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आरओसी ये मेंटेन कर रहे हैं, इसके हिसाब से अगर 20 पी में अगर कंपनी मिल रहे हैं तो आई थिंक फ्रेश बाइंग भी करना चाहिए। और अगर किसी ने लिया हुआ है तो उसको होल्ड भी करना चाहिए। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में 360 370 तक जा सकता है। एक हमारे दर्शक हैं सुनील कुमार जी, प्रशांत भाई आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बोल रहे हैं आपको। थैंक यू सुनील जी। और एक हमारे दर्शक हैं इरफान रोशन साहब, ये अंशुल जी के बड़े फ़ैन हैं। अंशुल भाई, लेकिन इनका काम थोड़ा अलग है। ये यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि अंशुल सर का फ़ैन हूँ, लेकिन यूएस मार्केट के कुछ मुझे काउंटर्स पर उनका टेक चाहिए। आप ट्रैक कर रहे हो सर यूएस के कुछ स्टॉक्स? सर मैं यही चीज लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं शेयर के नाम से प्यार नहीं करता, मैं पैटर्न से प्यार करता हूँ। तो वो यूएस हो चाइना हो जहाँ हो, पैटर्न अगर है कप एंड हैंडल फ्लैग या फ्लैट बेस तो मेरे को वो चार्ट पसंद है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता यूएस है कि इंडिया है, चार्ट बस अच्छा होना चाहिए। चार्ट है तो मैं आपसे सवाल पूछूं, एक दो शेयर हाँ इनके। चार्ट तो मेरे पास सभी है सर। अच्छा, ठीक है। एक कंपनी है SEZL, जो इन्होंने $80 पर खरीदी हुई है। SCZL, सेजल इंक स्टैक पे है। नहीं, ट्रेड करने लायक नहीं है सर। पुल बैक मिलेगा आपको समवेयर अराउंड, पुल बैक आपको मिलेगा 85 डॉलर के अराउंड, तो एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल ट्रेडेबल काउंटर नहीं है, डीपली ओवरसोल्ड है तो पुल बैक जरूर देगा। ठीक है। एक इनका काउंटर है CRWV, ये $79 का लिया हुआ है। एक बार फर्स्ट लेटर फिर से बोलिए सर। CRWV। इन्होंने फोर यूएस में भी बड़े वीव्स अलग वाले शेयर इंटरनेशनल। उठा रखे हैं। सी नहीं ये भी। नहीं नहीं, ये नहीं है, क्राउन इक्विटी नहीं है, CRWV के नाम से है। ये इन्होंने $79 का लिया हुआ है। बाउंस बैक में आपको 96 97 डॉलर 98 डॉलर तक का टारगेट मिलेगा, निकल जाइए। ये भी 10 20 50 एक दूसरे के नीचे है और वीकली पे भी बेरिश क्रॉसओवर आ रहा है। चलिए, तो रोशन साहब आपको देखिए यूएस मार्केट पर भी टेक दिलवा दिया अब यहाँ पर बैठे बैठे। चलिए, अच्छी बात है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एलिस साहब, एलिस जी का। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फ्रेंच कंपनी टोटल वांट टू सेल स्टेक इन अदानी ग्रीन। आफ्टर सेलिंग हाउ मच विल अदानी ग्रीन फॉल? प्रशांत सर, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है थोड़ा, बताएं सर। अगर टोटल यहाँ से निकलती है अदानी ग्रीन से, तो ऑलरेडी तो गिर चुका है ये शेयर करीब 1100 से। इस खबर से आने के बाद ये करीब 1000 तक तो आ चुका है। 10% तो ये पहले ही पनिश हो चुका है। अभी और पनिश होना बाकी है क्या? देखो, जब भी कोई ग्लोबल पार्टनर्स अगर एग्जिट करते हैं तो थोड़ा सा ये कंसर्न राइज होता ही है कि रीजन ऑफ एग्जिट क्या हो सकता है, स्ट्रेटेजिक है या पूरा एग्जिट है इंडिया से। तो एक थोड़ा सा कंसर्न है ही है। अगर देखा जाएगा तो मुझे लगता है डाउन साइड बाकी है इसके अंदर। हमेशा हमने बहुत बार इस पे डिस्कस किया है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, जो हमेशा एक्सपेंसिव रहा हुआ है अदानी ग्रीन। और अर्निंग्स विजिबिलिटी भी कुछ खास मुझे यहाँ पे मोमेंटम दिख नहीं रहा है। अगर देखोगे क्यूओक्यू में भी उसके अर्निंग्स थोड़े से नेगेटिव थे। बट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, दैट इज टोटल गैस जो भी निकलेगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर आएगा ही। मेरे हिसाब से स्टॉक फिर से इसका जो ऑल टाइम लो है 750 और 700 800, ये रेंज तक आना चाहिए अगर ये वेरी शॉर्ट टर्म में उन्होंने एग्जिट लिया है तो। टोटल का जो स्टेक है सर कंपनी में, वो 15.58% है। मतलब पब्लिक के टोटल फ्लोट में सारा फ्लोट तो टोटल का ही है। मतलब 23.3% स्टेक में से 15.58% स्टेक उन्होंने लिया हुआ है। और इसमें बाकी स्टेक होल्डर ज़्यादा है ही नहीं। चलिए, इंटरेस्टिंग है सर। देखते हैं कि अदानी ग्रीन्स पर क्या होता है। अंशुल भाई, इसका कोई सपोर्ट वगैरह है क्या, जो मेजर सपोर्ट आप जिसको बोलोगे?
998 पे सर, 998 टूटा तो एक बार नीचे में आपको इमीडिएट गैप फिल करने 911 887 तक जाएगा। अच्छा, चलिए, तो 998 तो ज़्यादा दूर नहीं है। 1013 के आसपास, 1005 का आज भी लो लगाया, तो 12-14 रुपये ही बचे हुए हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा अदानी ग्रीन के दर्शक, जो भी लिए हुए हैं जिन लोगों ने, क्योंकि देखिए ये खबर इम्पॉर्टेंट है, इस कंपनी के लिए बड़ी खबर है और काफ़ी समय से, मतलब कुछ समय से फ्लोट भी कर रही है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं सर। एक काउंटर है ट्रांसरेल लाइटिंग, अंशुल भाई 740 का लिया हुआ है अली जेबा जी ने, इस पर क्या एवरेज कर सकते हैं? ट्रांसरेल लाइटिंग नहीं सर, इसमें 738 रुपए से डिस्कस करते आ रहे हैं कि 662, 606 और 524 तीन टारगेट हैं। तो 606 वाला आज ब्रेकडाउन आ रहा है, 524 का टारगेट अभी भी खुला हुआ है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं संतोष जी, ये बोल रहे हैं सर इन्फोसिस पर क्या टारगेट रखें? प्रशांत भाई, इसमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला है इन्फोसिस में पिछले कुछ समय में, और अब 1623 आ गया। ज़बरदस्त मूव है इसमें बायबैक के बाद। और वैसे बायबैक के बाद केवल इन्फोसिस ही नहीं, ऐसा नहीं है, विप्रो भी चला है, टीसीएस भी चला है। सर इन्फोसिस पर क्या टारगेट रखें? ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, मतलब डिस्पाइट जो उनका बायबैक का सक्सेसफुली कंप्लीट होना और रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 50% के ऊपर अगर एक्सेप्टेंस रेशियो देके अगर उनको खुश किया है, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा स्टेप रहा हुआ है। और इवन टेक्निकल ऑल्सो इट हैज क्रॉस 50-day DMI और एज वेल एज 200 DMI। प्लस इंडस्ट्री में आईटी का सपोर्ट भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में जो संकेत मिल रहे हैं, अभी फेड का भी मीटिंग शायद 17 से 19 तक है, वहां पे भी एक इंटरेस्ट रेट कट का स्टोरी बन रहा है। जो एक्चुअली लास्ट जो मीटिंग था वो टाइम पे दिसंबर में उन्होंने एक्चुअली नकारा गया था, उन्होंने ना बोल दिया था। अभी शायद फिर से 80% इंटरेस्ट रेट कट का अगर सिनेरियो आ रहा है, तो ऑब्वियसली उनके जो क्लाइंट्स हैं आईटी कंपनीज के, जो इंडियन कंपनीज के, उनके जो वेस्टर्न कंट्रीज में क्लाइंट्स हैं, उनको शायद एक राहत भरी एक सांस मिलेगी, जहाँ पे देयर आईटी स्पेंडिंग विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो वो एक अजम्पशन पे बड़े आईटी कंपनीज जो यूएस में है, उन्होंने इशारा किया है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मोर स्पेंडिंग इन द आईटी स्पेस, सो दैट इज इनडायरेक्टली बेनिफिट इन द इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली इंफोसिस एक अच्छा मोमेंटम में आ चुका है। इवन टीसीएस लुक्स वेरी स्ट्रांग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओवरऑल आईटी एज ए सेक्टर वी वर वेरी पॉजिटिव ऑन द आईटी निफ्टी ईटीएफ। वहां में हमने 38-36 के आसपास लिया था, ऑलमोस्ट आज 42 प्लस आ चुका है। वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। और इंफोसिस में आई थिंक कंटिन्यूसली होल्ड ही रखना चाहिए। स्टॉप लॉस उनका जो एक 200 डीएमआई है, वहां पे अगर उसको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 1566 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है पराग मिल्क पर, सागर रूपल जी का। इन्होंने सर लिए हुए हैं लॉन्ग टाइम के लिए, क्या ये 2 गुना हो जाएगा इन लेवल से? अंशुल जी। सर पराग मिल के पहले इंफोसिस डिस्कस कर लें। 1624 का ट्रेडर का जो दूसरा टारगेट था वो आ गया है। चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं तो अगर यहाँ से निकला, उम्मीद ज्यादा है कि निकल जाएगा, तो फिर 1694 वाला टारगेट अचीव होगा ट्रेडर्स वाला। इन्वेस्टर के लिए तो वापस ऑल टाइम हाई खुला हुआ ही है, तो शांति सबर ऑल टाइम हाई इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। ट्रेडर के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की जगह थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि 1539 वाला लेवल रिजेक्ट करके नीचे सपोर्ट पे आया था और फिर 1624 आया है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ रुकेगा। 1694 निकलना चाहिए। पराग मिल 50-डे मूविंग एवरेज पे है। अगर ये नहीं प्रोटेक्ट होता है तो ब्रेकआउट रीटेस्ट करने 262 तक नीचे जाएगा। मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। ऑन द डिप्स जहां भी बुलिश एविडेंस मिलेगा बायर ही रहूंगा। डबल का मेरे को नहीं पता, 450 तक का तो टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि जो कप एंडल पैटर्न है उसका टारगेट 440-450 की जोन है। ठीक है सर। तो पराग मिल्क और इन्फोसिस दोनों पर अंशुल भाई ने अपना व्यू भी दे दिया है। मॉन्टे कार्लो, संतोष सिंह जी का सवाल है, 745 रुपये का लिया हुआ है। प्रशांत भाई, इसमें क्या करें? ज्यादा मोमेंटम नहीं है मेरे हिसाब से। ये स्टॉक थोड़ा सा टाइम बिंग शॉर्ट टर्म के लिए तो एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मर ही रहेगा। अगर लिया हुआ है तो प्लीज मेंटेन स्टॉप लॉस जो एक 200 डीएमआई है, विच इज 666 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स भी कुछ खास है नहीं है। सितंबर वो सरप्राइज, जो मार्च और जून के बाद जो सरप्राइज नंबर देखे गया, बट वेरी वोलेटाइल रहेगा। ये क्वार्टर प्रॉफिट में है, एक क्वार्टर लॉस में है। तो आई एम वेरी मच नेगेटिव ऑन मॉन्टे कार्लो। अगर है तो शायद ये लेवल पे भी निकल सकते हैं। अगर आपको होल्डिंग करना है तो 666 शुड बी योर स्टॉप लॉस। अक्सर सर्दियों का सीज़न होता है जो इनके लिए सबसे बेहतरीन होता है,
क्योंकि मोंटे कार्लो के आपने स्वेटर वगैरह वुलन वियर तो देखे ही होंगे, और अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर इनका हमेशा सीजनली बेस्ट क्वार्टर रहता है। लास्ट ईयर भी 95 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद इन्होंने मार्च क्वार्टर में 10 करोड़ का लॉस, जून क्वार्टर में 16 करोड़ का लॉस, सितंबर क्वार्टर में 16 करोड़ का प्रॉफिट। उससे पहले भी लास्ट ईयर अगर दिसंबर 2023 में पहुंचोगे तो 78 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले दिसंबर 2022 में 86 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बहुत ही सीजनल काउंटर है, 3 महीने ही इसकी एक तरह से कह सकते हो कि बेस्ट क्वार्टर आता है। अंशुल भाई ये बताएं, जब सीजनल काउंटर आता है तो जनरली उसमें थोड़ी सी पहले बाइंग आ जाती है। मैं इस काउंटर का चार्ट देख रहा था, अगस्त से चलना शुरू हुआ था ये काउंटर, और इसने अपना हाई बना लिया ये आई थिंक नवंबर 20। बिल्कुल, नवंबर में इसने हाई लगा लिया। मतलब सर्दियां आई, ये काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अभी सर मतलब प्रॉफिट बुकिंग ये सीवियर जाएगी क्या अंशुल भाई, या मतलब काम हो गया? सर इस चार्ट को आप कर दीजिए मैक्स, मैक्स कर दीजिए, तो आपको दिखेगा कि मंथली चार्ट पे बड़ी रेंज बनी हुई है, और रेंज का अपर एंड हल्का सा उसके ऊपर जरूर जाता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे कभी भी 785 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, जो कि सितंबर 2022 का हाई है। उसके ऊपर मंथ इंट्रा मंथ निकलता है, लेकिन क्लोज होते होते नीचे आ जाता है। ये अभी लास्ट मंथ नवंबर में भी यही किया, इंट्रा मंथ ऊपर गया नीचे आ गया, और लोअर एंड ऑफ द रेंज 487 पे, ये राइट साइड जो आपको दिख रहा है 2022 से, वो पहले पीक पे लाइन मारेंगे तो उसके ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद जो ड्रॉप आया वहां से लाइन मारेंगे तो उसके नीचे भी नहीं जाते, मतलब नीचे जाते हैं तुरंत ऊपर आ जाते हैं। तो रेंज का ब्रेकआउट जब मंथली चार्ट पे कम से कम 800 रुपए की क्लोजिंग ले ले, आप लॉन्ग कर लीजिएगा, आपको 1100 1150 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। क्योंकि ये पूरा अगर 2020 से रैली देखेंगे तो आपको पोल टाइप की दिखेगी, और 2022 से ये फ्लैग दिखेगा। तो मंथली चार्ट का फ्लैग है। अब मंथली पे ब्रेकआउट आता है, अब ये फ्लैग कितने बार हो गई है, बल्कि इसको फ्लैट बेस बोलना चाहिए, फ्लैग नहीं। 39 मंथ्स का फ्लैट बेस है ये, और जितना लंबा खींचेगा, बिगर द बेस बिगर द मूव। हमने रेलवे डिफेंस पीएसयूज में देखा ही था कि 8-8 साल के बेस से जब निकले थे तो 5-5 6-6 गुना हुए थे। तो अगर ये थोड़ा और लंबा बेस बना के निकलेगा तो फिर अपने हिसाब से बढ़िया 1100 तक का टारगेट देगा। 800 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे तो आपको मोमेंटम फटाफट मिलेगा। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट रेंज का अपर एंड रिजेक्ट हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है कि रेंज का लोअर एंड 487 भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ये भी कि हायर लो बना के ब्रेकआउट दे सकता है। तो गैस करने की जगह कंफर्मेशन 800 के ऊपर जब क्लोजिंग आए तब ट्रेड कीजिएगा। ठीक है। कांजी जी का सवाल है, जैक कॉर्प में एवरेज कहाँ करें? 169 का लिया हुआ है प्रशांत भाई। जय क्रॉप राइट जी। देखो, फंडामेंटली तो कोई खास मुझे कहीं भी लग नहीं रहा है, और स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है लास्ट 1 साल से। सो बेटर टू अवॉइड, अगर नहीं लिया है तो। अगर लिया है तो आई थिंक स्टॉप लॉस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। नॉट सो पॉजिटिव ऑन द काउंटर, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, बोथ इन टर्म्स ऑफ द रेशियोज। हर एक पैरामीटर फंडामेंटल की तरफ से मुझे नेगेटिव सेंस ही मिल रहा है। अगर नहीं लिए तो प्लीज अवॉइड इट। अगर लिया है तो एक बार यहाँ से एटलीस्ट 7-8 रुपीज, मतलब 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको होल्ड कर दिए। ठीक है। एसआर साहब का सवाल है, पीपीएल फार्मा में क्या करें? 190 का टारगेट होगा, एवरेज कर सकते हैं क्या? वैसे इस पे रोज ही सवाल आ जाता है अंशुल जी, और ये भी इतना अलग काउंटर हो गया कि रोज गिर भी जाता है। इसकी अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। सवाल जितने ज़्यादा नीचे के लेवल के आएंगे उससे ज़्यादा नीचे के लेवल ये पकड़ लेगा। अब ये कहाँ रुकेगा एक्चुअल में? फिर मंथली चार्ट अगर वीकली आप लगाएंगे तो फरवरी वाली कैंडल के अंदर ही पूरा काम चल रहा है, तो कुछ खास दिक्कत है नहीं। इतनी बड़ी कैंडल है कि उसके अंदर 42 महीने 42 हफ्ते हो चुके हैं, और कुछ समय काट लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आईपीओ का जो हाई था 180 180 195 के आसपास, उसी के आसपास की कैंडल है। तो स्वीप भी करना है, आप याद कर लीजिए, चाहे टाइटन हो, चाहे कोटक बैंक हो, चाहे एशियन पेंट हो, जितने स्टॉक्स थे, बॉक्स लो जब स्वीप हुआ था तो बड़ी रैली बनी थी। बॉक्स लो के आसपास है, आई बिलीव स्वीप करेगा तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मैं बेचने के तो कोई मूड में नहीं। ठीक है। रितु जैन जी हैं, गार्डन रीच पर पूछ रही हैं प्रशांत जी, गार्डन रीच में क्या करें सर? ये पुतिन साहब आए हुए हैं, अमेरिका भी पीछे पड़ा हुआ है कि डिफेंस डील कर लो इनके साथ। कोई फ़ायदा मिलेगा क्या इन डिफेंस कंपनियों को?
देखो, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो पॉजिटिव लग रहा है। जिस तरीके से रिसेंटली आने से एक दिन पहले भी सबमरीन के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट्स रशियन गवर्नमेंट से आया था, ऑलमोस्ट $2 बिलियन के आसपास। तो आई थिंक आज शाम तक बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कितना डिफेंस में, शिपिंग में, एनर्जी में या न्यूक्लियर एनर्जी में कहाँ पे ज्यादा इनका फोकस रहेगा और ट्रेड रहेगा इंडिया के साथ। तो ज्यादा मोमेंटम वहां पे रहेगा, बट सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पोस्ट एनी अनाउंसमेंट आ सकता है। बट एज पर मुझे, जब मैं उसका ये देख रहा हूँ, क्या होता है, Q2 अर्निंग्स देख रहा हूँ, कुछ खास मोमेंटम Q2 में नहीं है, Q1 में भी नहीं है। जिस तरीके से मार्जिन वो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर जो मार्च तक करा रहे थे, ऑलमोस्ट 13-12%, वो मुझे मिसिंग लग रहा है। तो एजुकेशन इज ए क्वेश्चन इन शिपिंग इंडस्ट्रीज, बट इसको क्वार्टर बाय क्वार्टर देखना नहीं चाहिए, इसका एक्चुअली ईयर ऑन ईयर भी देखना चाहिए। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर, बट सेंटिमेंटल इम्पैक्ट फ्रॉम दी रशियन अनाउंसमेंट्स। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है पूनम राज हंस जी का, GMR एयरपोर्ट 105 रुपए की बाय है अंशुल जी इनकी, इस क्या प्रेजेंट प्राइस पर और ऐड कर सकती हैं क्या? तो जी हमारे रिपोर्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग ब्रेकआउट पॉइंट 98 को रिटेस्ट कर सकती है, वहां पे कोई बुलिश एविडेंस मिले तो बाई कर लेना चाहिए। 94 का सेम स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 120 का रहेगा। जो 98 का ब्रेकआउट था जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 106 था, वो अब कटा है, तो वहां पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट की है जो 98 तक आ सकती है। तो 98 के अराउंड वापस से बुलिश एविडेंस मिले तो बाई करना है। ठीक है। विमल जैन साहब हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और अच्छा रहेगा। पूनम पाल जी का सवाल है, वेदांता में लॉन्ग टर्म के लिए किस प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं? प्रशांत सर, जब से ये नॉन फेरस मेटल के प्राइसेस बढ़े, खासतौर से कॉपर, एल्यूमिनियम इंटरनेशनल मार्केट में, वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर ये काउंटर रुक नहीं रहे हैं। अभी वेदांता में एंट्री करना ठीक है? एंट्री पॉइंट तो बोलना मुश्किल है, बट ऑब्वियसली यस, एक्सपोजर होना चाहिए। रिसेंटली अब आप देखोगे सितंबर से लेके वेदांता अच्छा खासा एक स्ट्रांग मूव दे चुका है। वेदांत सितंबर में ऑलमोस्ट 430 के आसपास चल रहा था और ऑलमोस्ट आज 530 के आसपास चल रहा है। तो नॉट ए राइट टाइम टू बाय एज ए फंडामेंटल थिंग्स, बट अगेन अगर थोड़ा वेट एंड वॉच करोगे तो शायद ये स्टॉक मेरे लिए 500 के आसपास अगर मिलता है तो एक पहला एंट्री बन सकता है। और अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया है तो 480 के आसपास, मुझे 500 480 कैन बी ए फर्स्ट लेग ऑफ accumulation in Vedanta for a long term investor। ठीक है। भार्गव जी हैं, इनका सवाल है, हाईटेक पाइप में एंट्री लेवल क्या होंगे? अंशुल जी, ये आप इसको काफ़ी क्लोजली देखते हो, आपने रिकमेंड भी किया हुआ है पहले। हाईटेक पाइप सर, इस पे बताइए। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में प्रॉफिट का माल पड़ा हुआ है तो मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। 108.50 के ऊपर अगर मिलता है तो आई वुड लाइक टू री एंटर, बुलिश एविडेंस कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। आबिद भाई का सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मनी 9, गुड मॉर्निंग आबिद जी, एंड बिकॉज आई हैव लर्न ए लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम दिस चैनल सर, आई हैव ज्योति स्ट्रक्चर 40,000 शेयर एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 14 रुपीज़ 15 पैसा। प्रशांत भाई, इस काउंटर पर बहुत सारी चीज़ें रहीं, 10-11 रुपए के आसपास से चलना शुरू हुआ। उस समय एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इसमें स्टेक उठाया था, आई थिंक 11 या 13 रुपए के आसपास प्रेफरेंशियल इशू आया था, फिर ये 30 या 40 रुपए तक पहुंचा ये। उसके बाद राइट इशू आया उसके, और फिर इसकी कहानी बिगड़ती चली गई। अब ये कुछ संभलने की स्थिति में है क्या सर? इनके पास तो बहुत बड़ा एक्सपोजर है, 40,000 शेयर हैं। यस, आई थिंक जो स्टोरी था लास्ट 2 साल से कि इसमें जो रिवाइवल आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वो अभी भी इंटैक्ट है। जिस तरीके से उनको ऑर्डर बुक मिल रहे हैं, जिस तरीके से उनके जो 2-3 प्लांट बंद पड़े थे वो भी चालू हो चुके हैं। तो आई थिंक नंबर वाइज आई थिंक येट टू कम, मुझे लगता है कि एबिटा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आगे जाके। जो स्टोरी आपने बताया कि आशीष कचुलिया जी जो इसमें 11-12 रुपए पे लेके फिर वो स्टॉक ऑलमोस्ट 30 रुपीज तक भी गया था, फिर से वो लेवल पे आ चुका है, बट टाइम बिंग आशीष कचुलिया जी उसमें एग्जिट ले चुके हैं। तो जो उनको फॉलो कर रहे थे शायद वो फॉलो करते हुए उन्होंने अभी टाइमिंग तो दे आर नॉट सेल, और जो उनको फॉलो करते हैं उनको निकल चुके हैं। तो टाइमिंग आशीष कचूरिया से कोई इंटरेस्ट तो इसमें स्टॉक में है नहीं है, बट टाइमिंग उसको एज ए हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी स्टॉक यहाँ पे मैं वो बोलता हूँ होल्ड कीजिए। कॉस्ट 14 प्लस था, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर नंबर्स थोड़े से भी अगर अच्छे आ जाते हैं, अगर एबिटा वाइज थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाता है, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम 14, 15, 16 या 20 तक भी जा सकता है। तो बट अगेन इट्स ए हाई रिस्क हाई रिटर्न काउंटर। जिस तरीके से मार्च लेकिन प्रशांत भाई, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा रोक देता हूं। आशीष कचौलिया साहब ने जो एग्जिट किया है ना,
वो उनके पर्सनल होल्डिंग जो थी ना, जो पर्सनल नाम से था, वो 1.43% स्टेक उन्होंने अपना जून क्वार्टर से एग्जिट कर लिया, जून क्वार्टर के बाद। लेकिन उनकी एक कंपनी है बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसका स्टेक दिखा रहा है सर 1.99, यानी कि जितना Yes. आशीष जी ने निकाला उससे ज़्यादा उसका स्टेक आ गया। यस, बट वो शिफ्ट हो चुका है एक प्रोफेशनल कंपनी के नाम पे, बट अगेन लोग उसको फॉलो कर रहे थे, जो आशीष कचलिया जो के नाम से जो फॉलो कर रहे थे, वो हिसाब से वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस सेलिंग प्रेशर आ चुका है। ठीक है सर, लेकिन सर अगर वो हैं इस कंपनी में, अभी भी 2% स्टेक लेकर बैठे हैं ऑलमोस्ट, तो कोई उम्मीद है? कुछ तो सोचते होंगे वो लोग, वो भी कि भाई मैंने 2% स्टेक फलानी कंपनी में लिया हुआ है, तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस तो वो भी देख रहे होंगे। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ इतना कोई अंतर नहीं आया है पिछले 1-2 साल में। 9-10 करोड़ रुपए का क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी कर रही है, कंसिस्टेंटली कर रही है, लेकिन ग्रोथ एज सच नहीं आ रही है। मतलब 11-12 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इस क्वार्टर में घट के 9.72 रह गया, ऑलमोस्ट 10% का डिप। लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से 10-11 करोड़ पर टिकी हुई है ऑलमोस्ट। तो फिर ये शेयर में डिप क्यों? आई थिंक सर देखो, एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनको ऑर्डर बुक्स मिले थे, अभी तक वो एग्जीक्यूशन दिख नहीं रहा है। सो दैट इज दी नो कॉन्फिडेंस लेवल जो इन्वेस्टर्स लूज कर रहे हैं लास्ट। अब देखो, हम भी 2-3 साल से इसको ट्रैक कर रहे हैं। वी वर वेरी पॉजिटिव ऑन 24, वी एडेड लॉट इन टर्म्स ऑफ द राइट इश्यूज, वो टाइम पे बहुत सारा रेकमेंड किया था हमने, बट एग्जीक्यूशन आ नहीं रहा है। मतलब जो तरीके से मैनेजमेंट ने प्रोजेक्शन दिया है कि जिस तरीके से ऑर्डर बुक आ रहा है, जिस तरीके से उनके एडिशनल प्लान्स चालू हो चुके हैं, वो एक्चुअली पीएनएल अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होना अभी तक नहीं आ रहा है। तो when a company has execution problems, so price में थोड़ा सा उसमें concern होके correction आता ही है। तो that is the only way, but yes, we are still waiting for that execution front। अभी भी confident है कंपनी के अंदर, कुछ ना कुछ तो वो अगले सेकंड हाफ में करना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। प्रशांत भाई, आज आप बर्थडे वाले दिन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आज वैसे तो आप फैमिली के साथ होते तो हो सकता है फैमिली मेम्बर आपको बोल भी रहे हो कि आज क्यों चले गए ऑफिस, लेकिन ठीक है सर। जिस तरीके से प्रोफेशनल कमिटमेंट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा फैमिली को सेकंड हाफ ऑफ द डे दे दिया है, फर्स्ट हाफ टू द प्रोफेशनल मार्केट। ठीक है सर, डिस्क्लेमर भी दे दीजिए। सो ओवरऑल जो स्टॉक डिस्कस किए थे, शायद 2-3 स्टॉक ऐसे थे जहाँ पे हमने हिस्टोरिकली रेकमेंड दिए हुए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। बाकी पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ है नहीं है, आई एम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर।